हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो चलिए फिर से हम बैक हैं उसी अपनी वीडियो पे जो हम लगातार एएमआरएस पे वर्क कर रहे हैं। तो एकलव्य मॉडल पे जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं के लिए हम वैकेंसीज को देख रहे थे, उसके लिए लगातार वर्क कर रहे हैं प्रैक्टिस के रूप में। उसी की ये नेक्स्ट वीडियो है। तो बेसिकली एएमआरएस टीडीटी पीडीटी इंग्लिश स्पेशल बैच आपका वेरी सून इज गोना बी देयर ऑन करियरविल ऐप। तो इसी बेसिकली बैच के लिए हम कुछ प्रैक्टिस लगातार, जिससे कि आपका और हमारा इंटरेक्शन बना रहे, जिससे आप क्वेश्चंस को लगातार सोल्व करते रहें, उसी पे लगातार हम वर्क कर रहे हैं। तो चलिए क्या करते हैं, लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। वे क्वेश्चन जो हम पहले से कर रहे हैं उन्हीं को हम आगे लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पे बेस्ड। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली हमारे लिटरेरी डिवाइस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस इन द प्रीवियस सेशंस वी हैड गॉन थ्रू। तो इस 15 क्वेश्चंस के बाद लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे क्या था। अ मेडिटेटिव और फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम ऑफ लेमेंटेशन फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड। तो बेसिकली हमने देखा था कि ये एक एलिजी होती है। हमने क्या देखा था? इट इज एन एलिजी। हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे रग्बी चैपल है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने फादर की डेथ पे लिखी है, एडोनिस है, जॉन किसकी डेथ पे लिखी है, जो किसने लिखी है? पीबी शेली ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे राइट नाउ और देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा द डिवाइस बाय मींस ऑफ विच द ट्रुथ इज वील्ड। सो गाइज, इसमें हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या बना। बाय मींस ट्रुथ इज वील्ड, the device by means of which the truth is veiled in the form of a sarcasm by implying the opposite to what is really stated is called। क्वेश्चन बना यहां पे कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो बेसिकली ट्रुथ को वील करता है लेकिन सार्काज्म के थ्रू। का मतलब है वहां पे सामने वाले को ये दिखाते हुए, जताते हुए, एक मॉक बनाते हुए, जिससे कि वो सुधार सके उस चीज को। तो क्या ये एक सटायर है? क्या ये एक आयरनी है, हाइपरबोली है, या फिर एलिगरी है? बच्चों मैं आपको बता दूं कि ऐसा डिवाइस मींस जो ट्रुथ को व्हील करे। ट्रुथ इज व्हील्ड, मतलब व्हील्ड का मतलब वो छुपा रहता है इन द फॉर्म ऑफ सरकाज्म, सरकाज्म के रूप में। ये बेसिकली आयरनी होती है, क्योंकि खाली डिवाइस है, नॉट द फॉर्म ऑफ ड्रामा। अगर फॉर्म ऑफ ड्रामा होता तो 100% में सटायर रखते, लेकिन आयरनी के थ्रू। जैसे बच्चों हम बेसिकली एक वर्क देखते हैं जिसका नाम है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में एक लाइन देखते हैं कि ब्रूटस इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल एंड ही इज एम्बिशियस। कुछ इसी तरह से लाइन है। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे कैसे आयरनी बनी। आयरनी से मिली कि ब्रूटस इज द नोबलेस्ट, वो नोबलेस्ट है और साथ में वो एम्बिशियस भी है। तो दोनों ही चीजें आपस में क्या बनाती है? आयरनी। यानी बीइंग एम्बिशियस वो कैसे एक तरह से ऑनेस्ट हो सकता है ना, नोबलेस्ट हो सकता है। तो यही हमारी आयरनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग अ डायरेक्ट एड्रेस ईदर टू एन एब्सेंट पर्सन और अ पर्सोनिफाइड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। यानी इस पर्टिकुलर डिवाइस में हम क्या करते हैं, हम उस पर्सन को सीधे एड्रेस करते हैं। एड्रेस होने का मतलब है हम उसे संबोधित कर रहे हैं। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा? क्या वो पर्सोनिफिकेशन है, क्या वो एपोस्ट्रोफी है, ऑक्सीमोरन है, या फिर ओनोमेटोपिया है? ओनोमेटोपिया है। चार ऑप्शंस आपके पास में है। तो गाइस इसमें बनेगा हमारा एपोस्ट्रोफी। मैं आपको बता दूं एपोस्ट्रोफी का बेसिकली यूज किया था ओड में, जैसे ओड टू वेस्ट विंड, ओड टू साइकी, ओड टू द स्काईलार्क एक्सेट्रा, ओड टू ड्यूटी। यानी आप यहां पे स्काईलार्क को देखें, ड्यूटी को देखें, वेस्ट विंड को देखें, सारे ही कैसे हैं? ये सारे के सारे बच्चों कैसा फंक्शन करते हैं? या तो एब्सेंट होने का, पर्सोनिफाइड का, इनएनिमेट का, यानी कि वो कोई भी रिप्लाई हमें नहीं करेंगे और यही वहां पे ब्यूटी ऐड करता है। तो आंसर हमारा क्या बना? एपोस्ट्रोफी, संबोधन, जिसमें हम किसी डेड को, एब्सेंट को या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ प्लेजिंग और ट्यूनफुल अरेंजमेंट ऑफ एक्सेंटेड, देखो किसका है? एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल
एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल का एक जो जोड़ होता है वो क्या कहलाता है? राइम, रिदम, एलिट्रेशन या फिर बच्चों एसोनेंस कहलाएगा। तो आप खुद बताइए क्या बनेगा? प्लेजिंग और ट्यूनफुल अरेंजमेंट। बच्चों जब अरेंजमेंट बनता है तो ऑब्वियसली हम इसे क्या कहते हैं? रिदम कहते हैं। इट इज कॉल्ड द रिदम, ना कि एलिट्रेशन, एसोनेंस या फिर राइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following features is not associated with tragic comedy? सबको पता है बढ़िया से ट्रेजिक कॉमेडी, जैसे मैं कहता हूं टेम्पेस्ट ट्रेजिक कॉमेडी है, यानी उसके हाफ पार्ट में जो राइजिंग एक्शन है वो क्या है? एक ट्रेजेडी है। वो क्या है बच्चों? एक ट्रेजेडी है। जबकि फॉलोइंग एक्शन बेसिकली क्या बन जाता है? एक कॉमेडी। यानी यहां पे क्लाइमैक्स पे चीजें बदल जाती हैं ट्विस्ट ऑफ फेट के थ्रू, और फिर रेजोल्यूशन भी क्या बनता है हमारा? डेन्यूमेंट का मतलब है वो हैप्पीली एंड हो जाता है। अब जब ऐसा वर्क बनेगा तो लास्ट क्या हो गया उसका? कॉमेडी से। स्टार्टिंग क्या थी? ट्रेजेडी से। अब वो पूछता है ट्रेजिक कॉमेडी के लिए कौन सा सही नहीं है। अब देखो, इट इज डेल्ट ओनली विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ। तो क्या बच्चों डार्क साइड लाइफ ओनली ट्रेजेडी? जी नहीं, इसके भी तो पहला ही पॉइंट मिल गया। फिर भी हम अगले पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इंक्लूडेड बोथ पीपल ऑफ हाई डिग्री एंड पीपल ऑफ लो डिग्री। बिल्कुल ठीक है भाई, हाई और लो सारे हो सकते हैं वहां पे। नाइट हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, लॉर्ड्स हो सकते हैं, है ना, मोनार्क हो सकता है, एवरीबडी माइट बी देयर, फूल हो सकता है ना। इट कंसिस्टेड ऑफ अ सीरियस एक्शन व्हिच थ्रेटन्ड अ ट्रेजिक डिजास्टर टू द प्रोटैगनिस्ट। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ट्रेजेडी वहां पे है। फाइनली बाय एन अब्रप्ट चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस इट एंडेड हैप्पीली। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहां पे ट्विस्ट ऑफ फेट ऐसा होता है कि चीजें बदल जाती हैं, एंडिंग एंड हो जाते हैं हैप्पीली। तो बच्चों आंसर इसमें नोट की हम बात करें, इट डेल्ट ओनली विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ। जी नहीं, वो डार्क साइड को तो दिखाता ही है, लाइट साइड को भी दिखाता है, यानी बोथ साइड्स को, हैप्पी साइड को भी दिखाता है। पोएट्री इज टोट मेनली टू। पोएट्री काहे के लिए बेसिकली पढ़ाई जाती है? क्या ये बिल्डअप करती है? बिल्डअप स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, स्टूडेंट की वोकैबुलरी को, या इंप्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन को, या टू टीच देम करेक्ट स्पेलिंग, या फिर बच्चों इसका थर्ड आंसर है टू मेक स्टूडेंट्स एंजॉय पोएम्स ब्यूटी एंड मेलोडी। तो 100% पोएट्री जो होती है वो बेसिकली किसे लिखी जाती है? जिससे कि सुनने वाला, उसको पढ़ने वाला उसकी मेलोडी को, उसकी ब्यूटी को ऑब्जर्व कर सके और उससे वो बेसिकली एंटरटेन हो सके, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सके। तो आंसर हमारा यहां पे बन जाएगा सी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाउ मेनी लाइन्स डज द बैलेड मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट? बच्चों मैं आपको बता दूं, ये आपका 4 बनाता है। यानी एक बैलेड के मीटर में ट्रेडिशनली कितनी कंसिस्ट लाइन? इट इज 4। तो 4 लाइन का बनता है। फर्स्ट वाली थर्ड से बनाती है और सेकंड वाली फोर्थ से बनाती है, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेमर्शिया। अब देखो यहां पे हेमर्शिया वर्ड लिखा है। ये वर्ड मैं आपको बता दूं हैज बीन लाइक ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क ऑफ एरिस्टोटल, यानी कि जितने क्लासिकल्स हैं उन्हीं। ये हेमर्शिया बेसिकली एक टर्म है, एक डिवाइस है जो यूज होता है बेसिकली ड्रामाज में और स्पेशली इन द ट्रेजेडीज, ट्रेजिक कॉमेडीज। क्या होता है कि यहां पे कोई ना कोई एक बड़ी भारी भूल होती है, फैटल फ्लॉ होती है, जो किसमें होती है? 100% प्रोटैगनिस्ट में। तो ये फैटल फ्लॉ होती है। फैटल फ्लॉ इन द प्रोटैगनिस्ट इज कॉल्ड हेमर्शिया, ना कि डिस्कवरी, इमोशन या फिर इविल। तो हम आंसर क्या देंगे यहां पे? हेमर्शिया इज द फैटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। द मीनिंग ऑफ विंड लॉरेल्स इज। अब देखो ये यहां पे खाली दिया गया है आपको एक फ्रेज, इडियम। तो विन लॉरेल्स का बेसिकली मीन्स होता है विन फेम, राइट। प्रेज को विन करना, फेम को विन करना। एक पर्सन अगर प्रसिद्ध होता है तो ऑब्वियसली ही हैज वॉन द लॉरेल्स। यही इस फ्रेज का मीनिंग बनता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड आउट एन एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन्स वॉल। देखो क्या लिखा है? He watches from his mountain walls and like a thunderbolt he falls। सब बच्चों को बताना है कि यहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। यस बच्चों, एवरीवन यू नीड टू टेल। He watches from the mountain walls,
ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक अ थंडरबोल्ट ही फॉल्स। जरा बताएंगे सब बच्चे कि ये पर्टिकुलर लाइन किस फिगर ऑफ स्पीच को हमें बताती है? तो बच्चों बड़े ध्यान से देखो, यहां पे वर्ड यूज हुआ है आपका लाइक, है ना। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड द लाइक अ थंडरबोल्ट। ये जो लाइक है ये थंडरबोल्ट से क्या कर रहा है, इसको बच्चों कंपैरिजन कर रहा है। तो 100% क्या बना है यहां पे? सिमली। तो पहली बात यहां पे सिमली है। अब दूसरी बात आती है कि ये पर्टिकुलर पोएम ली कहां से गई है? वेयर फ्रॉम दिस पोएम हैज बीन टेकन। तो बच्चों ये पोएम ली गई है द ईगल से। द ईगल। और ये ईगल कहां किसकी लिखी गई? एल्फ्रेड टेनिसन की। एल्फ्रेड टेनिसन। गेटिंग एवरीवन? एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा। देखो यहां पे लाइन भी हमें बताती है, ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, ऊंचाई से देखता है, एंड लाइक अ थंडरबोल्ट ही फॉल्स। थंडरबोल्ट की तरह से वो सीधा अपने शिकार को पकड़ता है। तो ही का मतलब किससे है बच्चों? यहां पे ईगल से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हियर वंस द embattled farmers stood and fired the shot heard around the world। बताओ जरा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है और ये पर्टिकुलर लाइन ली कहां से गई है, ये भी आपको बताना है। सभी बच्चे बताएंगे एंड कोशिश करेंगे इसको बताने की। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये कॉन्कॉर्ड हैम है। पोएम का नाम है कॉन्कॉर्ड हैम, ठीक है जी। और कॉन्कॉर्ड हैम किसकी है? R.W. वॉल्डो इमर्सन की। यानी इनका जो नेम बनता है बच्चों वो क्या बनता है? राल्फ वॉल्डो इमर्सन। तो R.W. इमर्सन। अब क्या कहा है यहां पे? हियर वंस द एम्बेटल्ड फार्मर्स स्टूडेंट फायर्ड द शॉट हर्ड अराउंड द वर्ल्ड। अब जब हम कहते हैं ऐसा शॉट जो कि पूरी दुनिया में सुना गया, 100% क्या बनेगा? हाइपरबोली। तो यहां पे जो हमारा आंसर है बच्चों वो हाइपरबोली बनेगा। गेटिंग एवरीवन? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। What kind of the figure of speech represents the sound it describes? यानी साउंड से हमें सब्जेक्ट का पता चलता है या उसको वो डिस्क्राइब करती है। क्या ये सिमली है, ओनोमेटोपिया है, या फिर मेटाफर या हाइपरबोली? तो 100% आप जानते हैं ओनोमेटोपिया यहां पे बनेगा हमारा आंसर। इसका मीन्स ही क्या होता है? ध्वन्यात्मक। यानी ध्वनि से हम सब्जेक्ट या फिर थिंग का पता वहां पे करते हैं, ऑब्जेक्ट का पता करते हैं। जैसे हम एक लाइन देख सकते हैं, बार्किंग ऑफ द डॉग बार्क्स। इसका मतलब हमें पता चल गया कि यहां पे ओनोमेटोपिया है। हमें मरमरिंग साउंड अगर लिखा हो, मरमरिंग या मरमर साउंड, 100%। बज की हम बात करें, है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, तो जो भी आवाज वो बनाते हैं वो किसको दिखाएगी? ओनोमेटोपिया। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। अब देखो बच्चों, जो लेटर राइटिंग वाले क्वेश्चंस हैं, जो राइटिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। वो पूछेगा आपसे कि कौन सा इनमें से नहीं है एसेंशियल कंपोनेंट एक फॉर्मल लेटर का। भाई देखो, फॉर्मल लेटर में सेंडर का एड्रेस 100% आप लिखते हैं, ग्रीटिंग आप उसे क्लोजर जरूर लिखते हैं, तो आप उसमें ग्रीटिंग भी लिखेंगे, क्लोजर भी लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस भी लिखेंगे। क्या इनमें से कोई हमारा नहीं है, एसेंशियल नहीं है फॉर्मल लेटर में? तो बच्चों सारे ही एसेंशियल हैं, करेक्ट। तो आप आंसर क्या देंगे? नन ऑफ दीज। तो आंसर हमारा बच्चों डी बनेगा। तो आज के हम इस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।